तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई तमिल हॉरर थ्रिलर मूवी सतान द डार्क की। ये फिल्म अपने डार्क एटमॉस्फेयर, क्रीपी विजुअल्स और सुपरनैचुरल मिस्ट्री की वजह से शुरुआत से ही एक अलग फील देती है। इसलिए बिना किसी डिले के चलिए सीधे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मूवी हमें साल 1880 के भारत में ले जाती है, जब पूरा देश अंग्रेज़ों के शासन के अधीन था। तभी मार्लियस बी नाम का एक व्यक्ति फॉरबिडन रिचुअल्स और सैटानिक प्रैक्टिसेस पर आधारित एक रहस्यमयी किताब तैयार करता है। समय बीतने के साथ ये किताब तमिलनाडु के अस्थिरापुरम और कल्लुकुजी जैसे इलाकों तक पहुंच जाती है। वहाँ के लोग इस किताब में लिखी हर बात को बिना किसी सवाल के सच मानने लगते हैं। धीरे धीरे पूरा इलाका अंधविश्वास की गिरफ्त में आ जाता है। लोगों का विश्वास था कि अगर किसी इंसान की बलि दी जाए तो मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को लंबे समय तक इस दुनिया में रोका जा सकता है। इसी सोच में डूबकर लोग खौफनाक रिचुअल्स करने लगते हैं। डरावनी मूर्तियों की पूजा शुरू हो जाती है और इंसानियत की जगह अंधविश्वास धीरे धीरे सब पर हावी होने लगता है। लेकिन फिर ये रिचुअल अपने सबसे भयावह मोड़ पर पहुंच जाता है। अंधविश्वास में पूरी तरह डूब चुके लोग एक मासूम बच्चे की बलि चढ़ा देते हैं। इसके बाद कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। अब भारत आज़ाद हो चुका था। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है मार्सेलिन और उसकी छोटी बेटी एलिशा से। मार्सेलिन अपनी बेटी को समझाती है कि जो बच्चे ज़्यादा शरारत करते हैं उन्हें भूत उठाकर ले जाते हैं। शायद वो सिर्फ अपनी बेटी को डराकर समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक घर के अंदर से एक महिला की बेहद दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनते ही एलिशा बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन मार्सेलिन उसे शांत करते हुए कहती है, डरो मत, वो तुम्हारी दादी हैं। इसके बाद मार्सेलिन हाथ में खाने की थाली लेकर घर के एक पुराने और अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ती है, जहां उसकी मां को कई सालों से बंद करके रखा गया था। जैसे जैसे वो उस कमरे के करीब पहुंचती है, अंदर से आने वाली अजीब आवाज़ें और भी ज़्यादा डरावनी महसूस होने लगती हैं। पूरे घर में एक अजीब सी बेचैनी फैल जाती है और यहीं से मूवी का सस्पेंस एक नए लेवल पर पहुँच जाता है। लेकिन जब मार्सेलिन की माँ खाना खाने से साफ मना कर देती है, तब मार्सेलिन एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपनी छोटी सी बेटी एलिशा से कहती है, बेटा ज़रा दादी को खाना देकर आओ। बेचारी एलिशा को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि उस बंद कमरे के अंदर आखिर छिपा क्या है। वो डरी हुई ज़रूर होती है, लेकिन अपनी माँ की बात मानकर धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ जाती है। पूरा माहौल एकदम शांत होता है। इसके बाद कहानी सीधे 15 साल आगे बढ़ जाती है। अब एलिशा बड़ी हो चुकी होती है। उसकी एक छोटी बहन भी होती है और बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। लेकिन इस घर के अतीत में दफन रहस्य अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ पाए थे। स्कूल में हमारी मुलाकात सागर से होती है। सागर एलिशा का क्लासमेट होता है और उसे मनी मन पसंद करता है। ये बस एक इनोसेंट टीनेज वन साइडेड लव होता है। उसके दोस्त भी अक्सर एलिशा का नाम लेकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। इसके बाद स्कूल की मदर सभी स्टूडेंट्स को बताती हैं कि फाइनल एग्ज़ाम्स अब शुरू होने वाले हैं, इसलिए सभी घर पर रहकर अच्छी तरह तैयारी करें। ये सुनते ही सागर थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि अब उसे एलिशा से मिलने का मौका कम मिलने वाला था। तभी एलिशा की दोस्त उसे समझाती है कि इन सब बातों को छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन सागर के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो एलिशा के लिए कुछ खास करना चाहता है, क्योंकि उसे एलिशा बेहद पसंद है। अगले दिन स्कूल का माहौल बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। एक तरफ चर्च में प्रेयर चल रही होती है, जबकि दूसरी तरफ बच्चे अपने अपने काम में बिजी होते हैं। कोई फुटबॉल खेल रहा होता है तो एलिशा चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रही होती है। उसी वक्त मार्सेलिन अपने घर से निकलकर सीधे चर्च पहुंचती है। जैसे ही फादर की नज़र उस पर पड़ती है, वो तुरंत उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन इस बार मार्सेलिन पहले जैसी नहीं होती। वो फादर की बात मानने के बजाय वहीं खड़ी रहती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा बदलाव साफ दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके अंदर कुछ बदल चुका हो और अब वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान नहीं रह गई हो। चर्च की मदर शांत करने की पूरी कोशिश करते हैं। वो उसे समझाते हैं कि वो अपने आप पर काबू रखे, लेकिन मार्सेलिन किसी की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। तभी वो धीरे धीरे क्रूसीफिक्स की तरफ देखती है और एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहती है, यीशु मेरी तरफ देखेंगे। शुरुआत में सबको लगता है कि वो सिर्फ बकवास कर रही है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर चर्च में मौजूद हर इंसान की सांसें थम जाती हैं। अचानक यीशु की मूर्ति अपना सिर उठाकर सीधे मार्सेलिन की तरफ देखने लगती है। यह नज़ारा इतना शॉकिंग होता है कि पूरे चर्च में अफरा तफरी मच जाती है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कोई मिरेकल है या फिर किसी और भी ज़्यादा खतरनाक ताकत का खेल। इन सारी डरावनी घटनाओं के बाद मार्सेलिन को अपनी गलती का एहसास होने लगता है।
इसलिए वो अकेले फादर के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने का फैसला करती है। बाहर से तो ऐसा लगता है कि शायद वो अपने किए पर सच में पछता रही है और सब कुछ पहले जैसा करना चाहती है, लेकिन कन्फेशन के दौरान हमारी नज़र उसके हाथ पर बने एक बेहद अजीब से निशान पर पड़ती है। शुरुआत में मूवी इस मार्क का कोई मतलब नहीं बताती, इसलिए अभी के लिए बस इस डिटेल को याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर यही छोटा सा निशान पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा राज खोलने वाला है। अब मूवी थोड़ा सा फोकस दूसरी तरफ ले जाती है। तभी सागर एलिशा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आता है। एलिशा जैसे ही उसे खोलती है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इसी सीन से साफ समझ आ जाता है कि दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद चर्च की मदर एलिशा को अपने पास बुलाती हैं। उनके चेहरे पर साफ चिंता दिखाई दे रही होती है। वो एलिशा से कहती हैं कि जिस दिन से उसकी माँ चर्च आई थी उसी दिन से फादर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है। ये बातें सुनकर एलिशा काफ़ी परेशान हो जाती है और तुरंत अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ती है। चर्च के बाहर ही उसकी मुलाकात मार्सेलीन से हो जाती है। एलिशा उससे कहती है कि आगे से उसे लेने आने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद घर आ जाएगी। एलिशा जैसे ही उस घर में कदम रखती है, अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वहाँ उसे एक कटी हुई उंगली लटकी हुई दिखाई देती है। ये नज़ारा इतना खौफनाक होता है कि फिर अगले सीन में हमें छोटी बहन और एलिशा दिखाई देती है, जो बुरी तरह डरी हुई और सहमी हुई होती है। और तभी मूवी हमें सबसे शॉकिंग सीन दिखाती है। एलिशा अंदर जाकर देखती है कि मार्सेलीन खुद ही अपनी उंगली पर गहरा जख्म बना रही होती है। ये देखकर एलिशा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसकी माँ आखिर ऐसा क्यों कर रही है। फिर भी वो बिना कोई सवाल किए तुरंत उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। लेकिन इस पूरे सीन से इतना तो साफ हो जाता है कि मार्सेलीन के साथ कुछ बहुत ही रहस्यमयी और खतरनाक हो चुका है। अगली सुबह सब कुछ फिर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है। मार्सेलीन अपनी छोटी बेटी को तैयार करती है और एलिशा के साथ स्कूल भेज देती है। अब सीन शिफ्ट होकर स्कूल पहुंच जाती है। क्लास में टीचर सभी स्टूडेंट्स को एक शेल जैसी स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे होते हैं और सभी बच्चे अपने अपने काम में लगे होते हैं। लेकिन तभी एलिशा के साथ कुछ ऐसा होने लगता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे अचानक अजीब अजीब फुसफुसाने वाली आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अगले ही पल उसके आसपास का पूरा माहौल जैसे फ्रीज हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है मानो टाइम ही रुक गया हो। एलिशा पूरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ये उसके जीवन का पहला ऐसा डरावना अनुभव होता है। कहानी यहीं से और भी ज्यादा डार्क, मिस्टीरियस और सुपरनैचुरल फील देने लगती है। अचानक एलिशा जोर से चीख पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर पूरी क्लास घबरा जाती है। टीचर तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि एलिशा अपने पेन से डेस्क पर लगातार अजीब अजीब निशान बनाए जा रही है, जैसे किसी अनदेखी ताकत के कंट्रोल में हो। यही वजह होती है कि क्लास टीचर उसे तुरंत क्लासरूम से बाहर भेज देती हैं। दोस्तों, अब कहानी अचानक एक बिल्कुल नई फैमिली की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है जोन्स और उसकी फैमिली से। आधी रात का समय होता है। तभी जोन्स की वाइफ अचानक नोटिस करती है कि उनकी छोटी बेटी अपने बिस्तर पर नहीं है। पहले तो जोन्स गहरी नींद में होने की वजह से नहीं उठता, लेकिन जैसे ही उसे अपनी बेटी के गायब होने का पता चलता है, दोनों बिना एक पल गवाए उसे खोजने के लिए घर से बाहर निकल पड़ते हैं। इसी बीच मूवी हमें एक बेहद क्रीपी विजुअल दिखाती है। दूर खड़ी एक औरत बिल्कुल जोन्स की वाइफ जैसी दिखाई दे रही होती है। मासूम बच्ची उसे अपनी माँ समझकर उसकी तरफ दौड़ने लगती है। लेकिन तभी अचानक कैमरा दूसरी तरफ घूमता है। मार्सेलीन एक गहरे गड्ढे के अंदर खड़ी है। उसकी नजरें लगातार उसी बच्ची पर टिकी हुई होती हैं। अगले ही पल जोन्स और उसकी वाइफ भी बाहर पहुंच जाते हैं। कुछ समझ पाते उससे पहले ही मार्सेलीन उस बच्ची को गड्ढे के अंदर खींच लेती है। जोन्स और उसकी वाइफ अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मंजर देखते रह जाते हैं, लेकिन चाहकर भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाते। इसके बाद कहानी एक बार फिर एलिशा के स्कूल की तरफ लौट आती है, लेकिन इस बार एलिशा का व्यवहार पहले से भी ज्यादा अजीब होने लगता है। इसके बाद एलिशा अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल से घर लौट रही होती है। रास्ते में उसे लोगों की भीड़ दिखाई देती है। क्यूरियोसिटी में वो भी वहाँ पहुँचती है। तभी उसकी नज़र जोन्स और उसकी वाइफ पर पड़ती है। दोनों बुरी तरह टूट चुके होते हैं क्योंकि उनकी मासूम बेटी की मौत हो चुकी होती है। यह देखकर एलिशा के मन में एक खौफनाक शक पैदा होता है कि कहीं इसके पीछे उसकी अपनी माँ मार्सेलीन का हाथ तो नहीं। कई सवालों के साथ एलिशा घर पहुँचती है। दरवाज़ा खोलते ही मार्सेलीन मुस्कुराती हुई मिलती है, लेकिन उसकी मुस्कान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती। एलिशा पूछती है, मम्मी क्या आप आज बाहर गई थीं? मार्सेलीन बिना घबराए मना कर देती है। अब एलिशा अपनी आँखों और अपनी माँ दोनों पर शक करने लगती है। रात को डिनर के समय मार्सेलीन फिर प्रेयर करने की बात कहती है। तभी घर में किसी बुजुर्ग औरत के रोने की आवाज़ गूंजती है। पता चलता है कि वो एलिशा की दादी हैं। मार्सेलीन उसे खाना देने भेजती है। अंधेरे और बार बार जाती बिजली के बीच एलिशा किसी तरह खाना देकर लौट आती है।
लेकिन वापस आते ही वो अपनी छोटी बहन को डरी सहमी हालत में रोते हुए देखती है। तभी अलमारी के अंदर से मार्सेलीन बाहर निकलती है। वो अपनी ही उंगली काट रही होती है, जैसे उसके शरीर पर उसका कोई कंट्रोल न हो। यह देखकर दोनों बहनें बुरी तरह डर जाती हैं। तभी ज़मीन धंसने लगती है और मार्सेलीन अपनी छोटी बेटी के साथ नीचे गिर जाती है। बच्ची मदद के लिए फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई कोशिश काम नहीं आती। इसके बाद कहानी चर्च की तरफ शिफ्ट होती है। फादर की मौत के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। मदर सुपीरियर बार बार पोस्टमार्टम रोकने की रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने का फैसला करती है। उधर स्कूल जाते समय एलिशा के कान पर अचानक खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। वो ऊपर देखती हैं और अगले ही पल एक इंसानी आँख नीचे गिर जाती है। दोनों बहनें डर कर तुरंत घर भागती हैं। घर पहुंचने पर मार्सेलीन अपना सिर दीवार पर पटक रही होती है। फिर वो पीछे मुड़ती है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका होता है। उसे देखकर लगता है जैसे उसके अंदर अब कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतानी ताकत बस चुकी हो। घबराकर छोटी बहन तुरंत सागर को फ़ोन कर देती है। इधर पुलिस स्टेशन में फादर का पोस्टमार्टम चल रहा होता है। तभी खबर मिलती है कि विलेज में कई और डेड बॉडीज़ मिली हैं। दूसरी तरफ सागर एलिशा से सच जानना चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चलता है कि एलिशा के घर में उसकी दादी भी रहती हैं, लेकिन पूरा गांव उनके बारे में बात करने से बचता है। कुछ देर बाद विलेज से मिली लाशों का पोस्टमार्टम शुरू होता है। जैसे ही कफन हटाया जाता है, सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन डेड बॉडीज़ पर वही रहस्यमयी सिंबल्स बने होते हैं जो पहले मार्सेलीन के हाथ पर दिखाई दिए थे। अब साफ हो जाता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे कोई गहरा और खौफनाक कनेक्शन छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस उन सभी डेड बॉडीज़ को दफनाने निकलती है। वहीं दूसरी तरफ सागर एलिशा के घर पहुंचता है। उसका सिर्फ एक मकसद था, एलिशा की दादी का सच जानना। उसका दोस्त उसे बार बार रोकता है, लेकिन सागर किसी की नहीं सुनता और अकेले ही घर के अंदर चला जाता है। उधर कब्र खोदते समय पुलिस को ज़मीन के अंदर से एक ताज़ा डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसे देखकर लगता है कि अभी अभी दफनाया गया है। इधर सागर दादी के कमरे का दरवाज़ा खोलता है। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर मिलती है, लेकिन दादी कहीं नहीं होती, जबकि आवाज़ें लगातार उसी कमरे से आ रही थीं। यही मूवी एक बड़ा ट्विस्ट देती है। अचानक सागर का दोस्त किसी अनदेखी ताकत के वश में आकर उसी पर हमला कर देता है। तभी गांव वाले पहुंचते हैं और पुलिस को देखकर गांव वाले भाग जाते हैं एंड और किसी तरह पुलिस सागर की जान बचा लेते हैं। इसके बाद सागर को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। इंस्पेक्टर उसके पिता से कहता है कि जहां सागर मिला था वहीं एक महिला की डेड बॉडी भी मिली है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक वो गांव छोड़कर नहीं जाएगा। और तभी पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल अचानक ज़मीन पर गिर पड़ता है। उसी दौरान पुलिस को एक पुरानी कैसेट टेप मिलती है जिसको प्ले किया जाता है। जैसे ही पुलिस पुरानी कैसेट चलाती है, स्क्रीन पर डॉक्टर अल्फोज दिखाई देता है। वो बताता है कि मद्रास स्टेट ने उसे हस्तिनापुर की रहस्यमयी डेड बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करने भेजा था। शुरुआत में कुछ ही लाशें आती थीं, लेकिन जल्द ही उनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई और पूरा मोर्टरी मौत का अड्डा बन गया। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि लाशों के शरीर सड़ नहीं रहे थे, ज़्यादातर ऑर्गन सामान्य थे और सबसे हैरान करने वाली बात, उनका ब्रेन अब भी किसी तरह एक्टिव था। ये कहते हुए डॉक्टर बुरी तरह घबरा जाता है, हम यहाँ फंस चुके हैं। तभी अचानक लैब की लाइट्स बंद हो जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है और वीडियो वहीं ख़त्म हो जाती है। अब साफ हो जाता है कि इस रहस्य के पीछे कोई खतरनाक सुपरनैचुरल ताकत है। वीडियो खत्म होते ही इंस्पेक्टर सागर के पिता से कहता है कि अब सागर को इस केस से दूर रखना होगा। अगले दिन स्कूल में सब सामान्य लगता है, लेकिन चर्च की मदर चुपचाप एक रहस्यमयी चीज़ को आग में डाल देती हैं। तभी सागर का दोस्त छत पर अजीब हरकतें करने लगता है और अगले ही पल नीचे गिर जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उसे डेड घोषित कर देते हैं। दूसरी तरफ मदर मार्सेलीन से सच स्वीकार करने को कहती हैं। तभी पुलिस और सागर उस कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन कमरा खाली मिलता है। सिर्फ दीवार पर खून से बना वही रहस्यमयी सिंबल दिखाई देता है जो मार्सेलीन के हाथ और डेड बॉडीज़ पर भी था। वहीं सागर को एक क्रॉस लॉकेट भी मिलता है। इसके बाद सागर मॉर्चुअरी पहुंचता है। दूसरा ड्रावर खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर चर्च की मदर की डेड बॉडी होती है। उधर मार्सेलीन स्कूल में बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है और मदर के कपड़े पहने रहती है, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो वो अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठी मिलती है। इसी बीच कुछ पुलिस ऑफिसर्स दादी के कमरे में जाते हैं। अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है। पुलिस जैसे ही मार्सेलीन को गिरफ्तार करने लगती है, पूरा गांव उन पर हमला कर देता है।
मजबूर होकर इंस्पेक्टर हवा में फायर करता है। इसी अफरा तफरी में मार्सेलीन वहां से भाग निकलती है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर बताता है कि एलिसा की मां अब भी लापता है, इसलिए सागर उसकी छोटी बहन को अपने पास घर लेकर जाता है। रात में सागर को लगातार डरावने सपने आने लगते हैं। वो जैसे किसी एब्स्ट्रैक्ट एनर्जी के असर में खुद को चोट पहुंचा देता है। उसके हाथ में कैंची आ जाती है और वो अपने कान को घायल कर लेता है। उसकी चीख सुनकर माता पिता दौड़े चले आते हैं। अगले सीन में सागर हॉस्पिटल में भर्ती होता है। तभी कैमरा एलिशा के बेड की तरफ जाता है, जहां वही क्रॉस दिखाई देता है जो अब इस पूरी मिस्ट्री का अहम सिंबल बन चुका है। इसके बाद सागर इंस्पेक्टर को अकेले बुलाकर कहता है, सर मुझे लगता है कि ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। वो बताता है कि फादर की डेड बॉडी, उसके दोस्त, एलिशा के बेड और उस कमरे की दीवार, हर जगह वही रहस्यमय सिंबल मिला था। यानी इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही कनेक्शन छिपा है। इंस्पेक्टर भी उसकी बात से सहमत हो जाता है। दोनों फादर के कमरे की तलाशी लेते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें पुरानी ग्रुप फोटो मिलती है। तभी इंस्पेक्टर की नज़र बाहर पड़े एक जले हुए डिब्बे पर जाती है। सागर तुरंत पहचान लेता है कि मदर ने इसी डिब्बे में कुछ जलाया था। अब दोनों समझ जाते हैं कि मदर इस रहस्य के बारे में बहुत कुछ जानती थी और कुछ सबूत छिपाने की कोशिश कर रही थी। इसी फोटो में एक नाम और होता है, डॉक्टर एडवर्ड्स। यही नाम अब इस रहस्य की सबसे अहम कड़ी बन जाता है। दोनों तुरंत उनसे मिलने पहुंचते हैं। डॉक्टर एडवर्ड्स अब बूढ़े और बिस्तर पर पड़े होते हैं। सागर उनसे इस रहस्य की सच्चाई पूछता है, लेकिन वो पहले सब कुछ टाल देते हैं। तभी सागर की नज़र कमरे में रखे पुराने डॉक्यूमेंट्स पर पड़ती है। उन्हें खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन पर भी वही रहस्यमय सिंबल बना होता है जो फादर, बाकी डेड बॉडीज़ और मार्सेलीन के हाथ पर देखा गया था। अब इंस्पेक्टर सख्ती से पूछताछ करता है। कुछ पल की खामोशी के बाद डॉक्टर एडवर्ड्स कहते हैं, अगर मैं पूरी सच्चाई भी बता दूं, तब भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस बुराई का सामना तुम कर रहे हो वो इंसानों की ताकत से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इतना कहने के बाद डॉक्टर एडवर्ड्स गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, इन सब घटनाओं के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, विक्टोरिया। इतना सुनते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। साल 1950, अस्थिरापुरम गांव। उस समय गांव के ज़्यादातर लोग भगवान पर नहीं बल्कि डार्क रिचुअल्स और अंधविश्वास पर भरोसा करते थे। लेकिन पूरे गांव में सिर्फ एक महिला थी जिसका भगवान पर अटूट विश्वास था, और उसका नाम था विक्टोरिया। वो खुद भी ईश्वर की पूजा करती थी और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती रहती थी। इसी दौरान मूवी हमें एक ऐसा आदमी दिखाती है जो गुस्से और अंधविश्वास में पूरी तरह डूब चुका था। वो एक डरावनी मूर्ति के सामने मुर्गे की बलि चढ़ाता है और अजीब रिचुअल्स करने लगता है। पूरा माहौल बेहद क्रीपी हो जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेल रही होती है। उसके पति एब्राहम लकवे की वजह से बिस्तर पर होते हैं। फिर भी विक्टोरिया हमेशा मुस्कुराती रहती है और एक सीन में अपने पति से कहती है, मैंने हमारी बेटी का नाम मार्सेलीन रखा है, कैसा लगा? दोनों के बीच गहरा प्यार साफ दिखाई देता है। अपनी परेशानियों के बावजूद विक्टोरिया का भगवान पर विश्वास कभी नहीं टूटता। वो हर किसी को हिम्मत देती है और यही बात गांव के कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक दिन वही आदमी जिसकी बेटी बीमार होती है बेहद गुस्से में होता है। विक्टोरिया उसे समझाती है कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। गुस्से में आकर वो विक्टोरिया को ज़ोर से धक्का मार देता है और वहाँ से सीधे अपने रिचुअल्स वाली जगह पर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वो अपनी अंधभक्ति में एक खौफनाक बलि रिवाज निभाता है और फिर अपनी जान भी दे देता है। अगले ही पल उसकी पत्नी वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद पूरा माहौल बेहद गमगीन हो जाता है। गांव के लोग उस आदमी की पत्नी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विक्टोरिया की ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है। उसका पति अब्राहम अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। विक्टोरिया उसे बचाने के लिए गांव-गांव मदद मांगती है, लोगों के सामने हाथ जोड़ती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। आखिरकार अब्राहम की मौत हो जाती है। ये सदमा विक्टोरिया को पूरी तरह तोड़ देता है। जो महिला हमेशा भगवान पर भरोसा करती थी, अब वही अपने पति को वापस पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाती है। वो अब्राहम की डेड बॉडी को लेकर उस डरावनी रिचुअल साइट पर पहुंचती है, जहां पहले से शैतानी पूजा की जाती थी। वहां पहुंचकर वो ज़मीन की खुदाई शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उसे मार्लियस बी का दफनाया हुआ शव और उसके साथ एक रहस्यमयी बुक मिलती है। उस किताब में ऐसे फॉरबिडन रिचुअल्स लिखे होते हैं जिनका दावा था कि उनसे मौत को भी हराया जा सकता है। विक्टोरिया की एक करीबी महिला उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अपने पति के प्यार में अंधी हो चुकी विक्टोरिया वो दीपक जलाकर रिचुअल शुरू करती है और अपने खून की भी आहुति देती है। धीरे धीरे उसकी आंखों में अजीब बदलाव आने लगता है।
ऐसा लगने लगता है जैसे कोई शैतानी ताकत उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी हो। तभी गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं। रिचुअल देखते ही वो विक्टोरिया पर हमला कर देते हैं और वहीं उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन उसकी दोस्त किसी तरह छोटी मार्सेलीन को लेकर वहां से भाग निकलती है। अब डॉक्टर एडवर्ड्स बताते हैं कि इसी घटना के बाद पूरे गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, अकाल पड़ गया, बीमारियां फैलने लगीं और लगातार लोगों की मौत होने लगी। तब गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने कहा कि अगर गांव को बचाना है तो इस रिचुअल को रोकना नहीं बल्कि जारी रखना होगा। यहीं से बलि और शैतानी रिचुअल्स की परंपरा फिर से शुरू हो गई, जो पीढ़ियों तक चलती रही। एडवर्ड्स आगे बताते हैं कि आज जो भी रहस्यमयी हत्याएं हो रही हैं उनके पीछे मार्सेलीन ही है और पूरे गांव के लोग भी उसका साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि जिसने बचपन में मार्सेलीन को गांव वालों से बचाया था वही महिला आगे चलकर चर्च की मदर बनी। लेकिन आखिर में मार्सेलीन उसी मदर की भी हत्या कर देती है और यही मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन डायरेक्टर स्मार्टली एंडिंग जानबूझकर खुली छोड़ी है ताकि पार्ट 2 की कहानी आगे बढ़ सके, क्योंकि मार्सेलीन का अंत अभी तक नहीं हुआ, इलाइशा का भविष्य भी साफ नहीं हुआ और सागर की लड़ाई भी अभी बाकी है। दोस्त, बात करेंगे इस मूवी की एंडिंग की तो पूरी फिल्म में एक ही रहस्यमय सिंबल बार बार दिखाई देता है। मार्सेलीन के हाथ पर, फादर की बॉडी पर, सागर के दोस्त की बॉडी पर, इलाइशा के बेड पर और दीवारों पर। यह सिंबल सिर्फ निशान नहीं बल्कि उस ईविल रिचुअल का मार्क है। जिस पर यह सिंबल दिखाई देता है उसका किसी न किसी तरह उस सेटन एनर्जी से कनेक्शन था, जो कि हमने उसे बुक में भी वही मार्क देखा था। फादर शुरू से मार्सेलीन को चर्च से दूर रखने की कोशिश करते हैं। इससे लगता है कि उन्हें पहले से एहसास था कि मार्सेलीन के अंदर कुछ असामान्य है। एट द एंड विक्टोरिया अपने पति एब्राहम को अलाइव करना चाहती थी, लेकिन उसने फॉरबिडन रिचुअल का इस्तेमाल किया। यहीं से पूरे गांव पर शैतानी घटनाओं की शुरुआत हो गई। यही वजह है कि डायरेक्टर ने आखिर में इतने सारे सवाल अधूरे छोड़ दिए हैं। क्या मार्सेलीन को रोका जा सकेगा? इलाइशा का क्या होगा? और क्या सागर इस शैतानी चक्र को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? शायद इन सभी सवालों का जवाब हमें सेटन द डार्क पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। दोस्तों, मूवी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इसी तरह वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।